हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 12वां है। यहां पर हम लोग स्वतंत्रता के बाद अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। तो आज के अध्याय में हम ये जानेंगे कि नए राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां क्या क्या थी। हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इस आज़ादी की हमें एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, यानी भारत का विभाजन हो गया। एक तरफ भारत था और एक तरफ पाकिस्तान था, और पाकिस्तान के भी दो रीजन थे। एक तो हमारे उत्तर पश्चिम में पड़ रहा था और हमारे पूर्व में पड़ रहा था। पूर्व में यानी कि जो पूर्वी बंगाल वाला रीजन था वो भी उस समय पाकिस्तान का ही पार्ट था। बड़ी संख्या में लोग इधर से पाकिस्तान भी गए और उससे ज्यादा बड़ी संख्या में वहां से लोग भारत भी आए। तो करीब 80 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग जो हैं ये भारत में आए थे। अब इनके सामने ना तो घर था ना ही रोजगार था। ये लोग बिल्कुल टेंट वगैरह लगाकर जहां था, जहां कहीं स्कूलों में या फिर रोड साइड में जहां भी जगह मिल रही थी वहां पर ये लोग अपना तंबू गाड़ चुके थे, वहां पर रहने लगे थे। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इनको कैसे भी करके पुनर्वास करना है, इनको कैसे भी करके रिहेबिलिटेट करना है, इनको इनके आशियाने देने हैं, इनको रोजगार देना है। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी। तो पहली समस्या पर हमने इस पर काम करना था। इसके अलावा सेकंड समस्या क्या थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंग्रेज भारत तो छोड़कर गए थे, लेकिन भारत छोड़ने के साथ साथ वो ऐसा बीज बोकर गए थे जिससे क्या है, जो रियासतें थी जो कि कभी अंग्रेजों के अधीन रहा करती थी, उन रियासतों के सामने भी अंग्रेजों ने एक प्रपोजल रख दिया था कि अगर वो आप चाहेंगे तो अगर आप चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं और आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह की जब उन्होंने लोगों के सामने कंडीशन रख दी, रियासतों के सामने कंडीशन रख दी, तो रियासतों के जो शासक हैं वो भी अपनी मनमानी करने लगे। तो करीब 500 से ज्यादा रियासतें थी, उनको भारत संघ में विलय करना था और यह भी हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। कुछ कुछ रियासतें जो हैं ऐसी रियासतें थी जो अड़ियल रवैया अपनाए हुए थी, तो वहां पर थोड़ा सा बल दिखा के उन्हें बाद में विलय किया गया। तो देश की 500 से ज्यादा रियासतों को नए राष्ट्र में शामिल करना था। इसके अलावा 1947 की बात करें तो 1947 में भारत की आबादी करीबन 34.5 करोड़ थी, और इतनी विशाल आबादी पूरी एकजुट नहीं थी। यहां पर भी कई धर्मों को मानने वाले लोग इस आबादी में शामिल थे। ये आबादी भी जो थी वो ऊंची नीची जातियों में बटी हुई थी। यहां पर भाषा के आधार पर भेदभाव होते थे। तो सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इसे एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जाए। मान लीजिए अगर हम किसी जाति का अगर समर्थन करते हैं तो दूसरी जातियां बुरा मान जाएंगी। अगर हम धर्म का समर्थन करते हैं तो जैसे आपने हालात देखे कि पाकिस्तान बना तो धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया था, तो धर्म के आधार पर भी हम लोगों का फेवर नहीं कर सकते थे। अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों और प्रांतों को स्टार्टिंग में डिवाइड करते तो हो सकता था भाषाई संघर्ष स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह की चुनौतियां हमारे सामने थी। तो सबसे जरूरी बात यह थी कि इतनी विशाल विविध आबादी को एक राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित किया जाए। इसके अलावा उस समय तक अगर हम आजीविका की बात करें, देखिए उस समय अधिकांश जो हमारी जनसंख्या थी वो गांव में रहती थी, और गांव में रहने के बाद उनके पास जो रोजगार का साधन था वो खेती थी। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत खेती का पतन हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कभी भी खेती पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें केवल और केवल लगान से, कर से मतलब था। तो इसी वजह से जो किसान है वो भूखों मरने पर कगार पे पहुंच गए थे। अब खेती भी हमारी जो थी वो मानसून के भरोसे थी, यानी कि वो मानसून पर निर्भर थी, मानसून का जुआ कही जाती थी। तो ऐसे में जरूरी ये था कि कैसे भी करके इतनी बड़ी विशाल आबादी के लिए खाद्यान्न की जरूरतें भी पूरी की जाए, उनके रोजगार की आवश्यकताएं भी पूरी की जाए, उद्योग धंधे भी स्थापित किए जाए, और लोगों को जो है जो उनकी प्राथमिक क्रिया है यानी कि खेती का कार्य जो कर रहे हैं उससे थोड़ा हटाकर अन्य उद्योग धंधों में लगाया जाए, जिससे कि लोगों की खेती पर से डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो इस विशाल आबादी को गरीबी के चुंगल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना जरूरी था। अब देखिए ये सब तो चल ही रहा था। उसी दौरान एक घटना और घटित हुई। उसी दौरान नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी। तो 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो इस वजह से देश जो है एक गहरे शोक में फिर से डूब गया है। देखिए हमें चूंकि अब देश आजाद हो गया है, तो जब देश आजाद हो गया है तो देश को चलाने के लिए कानून और संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। तो कानून और संविधान कौन बनाएगा? हमारे भारतीय लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक नए संविधान की रचना करनी थी। तो दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने संविधान सभा की बैठकों में विचार विमर्श करके देश का संविधान तैयार किया है, जिसे फाइनल रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, पहले ये जान लीजिए। सबसे बड़ी विशेषता हमारे यहाँ है, संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। यानी हमारे संविधान में जितने भी वयस्क हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार मिला है। यानी उस समय 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था।
अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि वोट देने के अधिकार का अगर हम पूरे विश्व में इतिहास देखें तो आप ये पाएंगे, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, वहां पर वोट देने का जो अधिकार था स्टार्टिंग में पहले संपन्न लोगों के पास था, फिर बाद में पढ़े लिखे लोगों के पास वोट डालने का अधिकार मिला। उसके बाद मजदूरों को काफी संघर्ष करना पड़ा, तब उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला। उसके बाद में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया है, जबकि भारत में ऐसा नहीं था। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग का पर्सन हो, उन सभी को वोट डालने का अधिकार था। ये सबसे अच्छी बात हमारे संविधान की पहली विशेषता है। इसके अलावा संविधान में तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नजर में समान माना गया, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। ये संविधान ने डिसाइड किया कि हमारे यहाँ संविधान के अंतर्गत चाहे किसी भी वर्ग का इंसान हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सबको अपनी बात रखने का, अपना हक जताने का अधिकार है। तो यहां पर कानून की नजर में सब लोग समान हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी बात यह थी कि उस समय कुछ हाशिए पे पड़े हुए समुदाय थे, उनको भी मुख्यधारा में लेकर आना था। तो संविधान में समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, उस समय जो हाशिए वाले समुदाय कौन से समुदाय थे? दलित समुदाय थे, जो कि हाशिए पर थे। इसके अलावा भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। हालांकि इसको खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा जतन भी करना पड़ा। आप लोग जानते हैं, मूल अधिकारों में आर्टिकल 17 रखा गया ताकि छुआछूत की प्रथा को अंत किया जा सके। इसके अलावा अन्य कानून भी बनाए गए। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों को आरक्षित किया जाए। तो ये भी इसमें प्रावधान किया गया कि जो निचले तबके हैं, जो कि समाज की मुख्य धारा में नहीं है, उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ सीटों का प्रावधान किया जाए, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके, वो भी आगे बढ़ सकें। इसके अलावा देखिए, जिस तरह की हमारे यहाँ अछूत या दलित समुदाय की स्थिति थी, ठीक वैसी स्थिति उस समय जनजाति समाजों की भी थी। तो जनजाति समाजों के ऊपर भी बाहर से आए हुए लोगों ने उन पर कब्जा जमाया था, उनके संसाधनों को छीना था और उन्हें उनकी संपत्ति से वंचित किया था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया था। इसके अलावा सबसे जरूरी बात यह थी कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो मतभेद चल रहे थे, उनको दूर किया जाए। उस समय संविधान सभा के कुछ सदस्यों का मानना यह था कि एक मजबूत केंद्र होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान जैसे जो घटना घटित हुई है, पाकिस्तान जैसे जो राज्य बने हैं, दोबारा कोई भारतीय राज्य इस तरह की मांग ना करें कि हमें एक अलग देश का दर्जा दिया जाए। तो कुछ लोगों का मानना यह था कि केंद्र सशक्त होना चाहिए। कुछ लोग इस विरोध में थे, अगर केंद्र सशक्त हो जाएगा तो प्रांतीय स्वायत्तता का क्या होगा, प्रांत स्तर पर जो मुद्दे उनका क्या होगा, यानी कि केंद्र सरकार लगातार हस्तक्षेप करेगी तो प्रांतीय स्तर की जो सरकारें वो चली नहीं पाएंगी। तो बहरहाल इन सब के बीच में एक मध्यम मार्ग निकाला गया। केंद्र और राज्यों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में डिवाइड कर दिया गया। तो 3 सूचियां कौन कौन सी थी? 3 सूचियां थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों, इन सबको रखा गया और ये ऐसे विषय थे जिन पर केंद्र सरकारी कानून बना सकती थी, केंद्र सरकारी इन पर निर्णय ले सकती थी। राज्य सूची के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, उस समय शिक्षा जो था राज्य सूची का विषय था, शिक्षा को बाद में समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। यहां पर बात हो रही है 1950 के दौर की बात हो रही है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप लोग आज से कंपेयर मत करना कि आज जो शिक्षा जो समवर्ती सूची में है, आज समवर्ती सूची में है, लेकिन उस समय शिक्षा जो थी वो राज्य सूची का विषय हुआ करती थी। तो राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए और इनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। वहीं समवर्ती सूची में वन और कृषि आदि जैसे विषय लिए गए, जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकार ने दोनों संयुक्त रूप से मिलकर फैसला कर सकती थी। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आया भाषा का, कि हमारे देश की भाषा क्या होनी चाहिए। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश बहुभाषी देश है, यानी यहां पर बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। हालांकि उत्तर भारत में जो हिंदी बोलने वाले लोगों की बेल्ट है, ये काफी बड़ी है और संविधान सभा में भी हिंदी बोलने वाले लोगों का प्रभुत्व ज्यादा था। तो हिंदी बोलने वाले लोगों की डिमांड ये थी कि हिंदी को जो है देश की भाषा घोषित कर दिया जाए, सभी पर ये भाषा थोप दी जाए। तो कुछ लोग जो साउथ इंडिया के थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया। उनका मानना यह था कि अगर हिंदी को जो है देश की भाषा बनाया जाएगा, हिंदी अगर थोपी जाएगी, तो दक्षिण भारत के जो राज्य जो अभी तक भारत के साथ खड़े हैं, भारतीय संघ में शामिल होने के लिए लालायत हैं, वो पीछे हट जाएंगे, वो टूट जाएंगे। तो संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहां के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। तो इस चीज का भी एक मध्यम मार्ग निकाला गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल के फैसला लिया गया।
यानी कि हमारे यहाँ जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा है, जबकि अदालत सेवाएं और विभिन्न राज्यों के बीच जो संचार वगैरह होगा वो अंग्रेजी में होगा। तो अंग्रेजी में संचार होने की वजह से जो अन्य जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे वो भी एग्री कर गए कि कोई बात नहीं, हम पर हिंदी नहीं थोपी जा रही है, हम अंग्रेजी में भी अपना काम चला सकते हैं। संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थी, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए, राज्यों का गठन कैसे किया जाए, सबसे बड़ा सवाल यह भी था। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की जो मुख्य पार्टी थी वो कांग्रेस थी, और कांग्रेस ने जितने भी प्रांतों से आने वाले जो भी कार्यकर्ता थे, जो भी क्रांतिकारी थे, उन सबको यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आजाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। लेकिन आजादी मिलने के बाद कांग्रेस इस बात को लेकर बिल्कुल मौन हो गई है। इस बात को लेकर इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। कोई कदम ना उठाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि धर्म के आधार पर पहले ही पाकिस्तान बन चुका था। तो इन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम भाषा वाली डिमांड भी मानेंगे तो हो सकता है कि अलग अलग प्रांत जो हैं वो राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आ जाए। वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि हम हमारा एक अलग देश बना दो, क्योंकि हमारी भाषा अलग है तो हमारा एक अलग देश बना दो। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो हम अभी हमारा राज्य जो है नवोदित राज्य है, उदय हुआ है, तो हम अपने राज्य को कैसे संभाल पाएंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान तो जा ही चुका है, पाकिस्तान रीजन जा ही चुका है, और इस तरह भाषाई आधार पर भी हम लोगों को बांटने लगेंगे तो हो सकता है एक बड़ा संघर्ष फिर से क्रिएट हो जाए। तो इसी वजह से आजादी मिलने के बाद कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो बिल्कुल मौन साध गए हैं। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। अब देखिए, हालांकि लोग मानने वाले तो थे नहीं, जगह जगह पर लोगों ने अपने अपने भाषाई प्रांत बनाने के लिए पैरवी स्टार्ट कर दी थी। तो जगह जगह पर इसके लिए आंदोलन भी स्टार्ट हुए। सबसे बड़ा आंदोलन जो है मद्रास प्रेसिडेंसी की जो तेलुगु इलाके हैं वहां पर प्रारंभ हुआ था। तो सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। यहां पर वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। लगभग 58 दिन तक इनका अनशन चला है, और 58 दिन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है। और जैसी मृत्यु का समाचार पूरे आंध्र में फैलता है, पूरे तेलुगु भाषियों में फैलता है, एक जबरदस्त आंदोलन, एक जबरदस्त संघर्ष स्टार्ट हो जाए, जबरदस्त विरोध स्टार्ट हो जाता है। विरोध इतना ज्यादा होता है कि दिल्ली में बैठी सरकार को झुकना पड़ता है। तो इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ है, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना है। तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य था। इसके फलस्वरूप जब देखिए आंध्र प्रदेश बन ही गया है, तो अब अन्य राज्य भी डिमांड करने लगे हैं, अन्य जो भाषाई प्रांतों के लोग वो भी डिमांड करने लगे हैं। तो सरकार को मजबूरी में फिर एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ा है, और इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। आयोग ने सुझाव दिया है कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को फिर से तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। तो इस तरह इसके जो भी सुझाव थे इस रिपोर्ट के, उस आधार पर फिर सरकार ने भी काम किया है। 1960 में बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। मराठी वाले प्रांत को महाराष्ट्र का दर्जा दे दिया गया, और गुजराती भाषा वाला प्रांत था, गुजराती भाषा वाला जो रीजन था, उसको गुजराती राज्य बना दिया गया। 1966 में इसी आधार पर पंजाब का विभाजन हुआ। पंजाब में जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे, यानी जो सिख समुदाय था, उसके लिए पंजाब राज्य बनाया गया, और जो हरियाणा या हरियाणवी हिंदी बोलने वाले लोग थे, उनके लिए हरियाणा बनाया गया। अब देखिए, देश में हमने ये सब काम तो कर लिया है, अब विकास की योजनाएं बनाना भी जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उस समय तक हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या जो थी वो कृषि कार्य में संलग्न थी, और खेती भी पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। तो जरूरी यह था कि हमें कृषि का विकास भी करना था, और उद्योग धंधे भी हमें स्थापित करने थे। तो 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया है। योजना आयोग को वर्तमान में नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको हटाकर अब नीति आयोग की स्थापना की गई है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। मिश्रित में आप लोग जानते हैं कि यहां पर नीतियां सरकार बनाएगी और बाद बाकी प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ कुछ काम करने की छूट दी जाएगी। तो हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया है। हालांकि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो तैयार की गई है 1956 में तैयार की गई है। इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया है। तो इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, और ये सब काम सरकारी नियंत्रण में रखे गए थे। जैसे भिलाई छत्तीसगढ़ की बात की गई है कि भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1955 में, देखिए आपकी किताब में 1959 लिखा हुआ है,
1959 में तो इस प्लांट में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, 1955 में इसकी स्थापना स्टार्ट हुई है। तो इसकी स्थापना 1955 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी और वर्ष 1959 से प्लांट में उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ है। तो थोड़ा संशोधन कर लेना। देखिए एनसीईआरटी में भी गलतियां होती हैं, तो आपका काम है उनमें संशोधन करना। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि प्लांट की जो नींव रखी गई है 1955 में रखी गई है और इसमें जो प्रोडक्शन कार्य है 1959 से प्रारंभ हुआ है। अब देखिए देश तो आजाद हो गया है, देश में हमने ये सब काम कर लिए हैं। अब हमारी विदेश नीति कैसी हो, हम लोग दुनिया के अन्य देशों के साथ कैसे संबंध स्थापित करें, क्योंकि अब तक तो जो विदेश नीति थी वो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की बनाई हुई नीति थी। अब जरूरी यह था कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति कैसी होगी, स्वतंत्र भारत के संबंध अन्य देशों के साथ कैसे होंगे। उस समय क्या था, उस समय कोल्ड वार का दौर चल रहा था। कोल्ड वार का मतलब यह था कि एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था जिसको सोवियत संघ कहा जाता है, और दोनों ही देश जो थे प्रद्वंद्वता में लगे हुए थे। दोनों देश अपने अपने खेमे बनाने में लगे हुए थे, दोनों देश अपने जो है रक्षा सामान में बढ़ोतरी कर रहे थे, अपने अपने क्षेत्रों में के विस्तार में बढ़ोतरी कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों के बीच में फिर से तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाए, ऐसा लग रहा था, ऐसी आशंका थी। तो 1950 और 60 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव और ज्यादा गहरे होते गए। ये दोनों ही देश कोशिश में लगे हुए थे कि अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिए जाएं। अब देखिए भारत में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी दूरदर्शिता दिखाई। उन्होंने माना कि अभी तो हम आजाद हुए हैं, अभी तो हमने जो यहाँ पर हमारी विभाजन की पीड़ा है वो झेल रहे हैं, जैसे तैसे उठ पाए हैं, और हम फिर से इनमें से किसी गुट में शामिल हो जाएं। अगर हम शामिल हो जाएंगे तो देश का जो विकास है वो भी अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारा नवोदित राज्य है हमारा, और नवोदित राज्य होने की वजह से हमें अमेरिका से भी संसाधन चाहिए है, अमेरिका का भी सपोर्ट चाहिए और यूएसएसआर का भी सपोर्ट चाहिए, यानी सोवियत संघ का भी सपोर्ट चाहिए। हम इन दोनों की सपोर्ट के बिना आगे बढ़ नहीं पाएंगे, यानी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हैं, हमें दोनों देशों से चाहिए। तो ऐसे में अगर हम किसी एक की तरफ चले जाएंगे तो हम अपने देश के विकास को अवरुद्ध कर देंगे। तो इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने जो है बिल्कुल साइड में रहने की नीति अपनाई है। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह कि न केवल प्रधानमंत्री थे बल्कि ये विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की है। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिस तरह के विचार रखते थे, ठीक वैसे ही विचार दुनिया के अन्य देशों के लोग भी कुछ रखते थे। तो मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया गया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल ना हो। यानी कि इनसे कहा गया है कि इन लोगों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है और इस गठबंधन का नाम है गुटनिरपेक्ष नीति। यानी कि हमें किसी की तरफ खड़ा नहीं होना है, ना तो हम अमेरिका की तरफ खड़े होंगे और ना ही हम सोवियत संघ की तरफ खड़े होंगे। तो इनमें 5 देश हैं, मिस्र है, यूगोस्लाविया है, इंडोनेशिया है, घाना है और भारत है। तो इन 5 देशों के ने एक संगठन बनाया है जिसको गुटनिरपेक्ष संगठन या गुटनिरपेक्ष नीति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अन्यत्र में यहाँ पर श्रीलंका और पाकिस्तान के बारे में बताया गया है कि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों देशों ने ही भाषा के आधार पर जो संघर्ष झेला है उस संघर्ष के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। श्रीलंका में कानून पारित करके सिंहली को पूरे देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है। इस कानून के जरिए सिंहली भाषा को सभी सरकारी स्कूल कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया है। हालांकि श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले जो तमिल भाषी अल्पसंख्यक हैं उन्होंने इस कानून का विरोध किया है। तो इस वजह से तमिल भाषी अल्पसंख्यकों के विरोध की वजह से श्रीलंका में लंबे समय तक एक गृहयुद्ध चला है। अब पाकिस्तान की बात करें, देखिए जिस समय पाकिस्तान का निर्माण हुआ उस समय पाकिस्तान के 2 रीजन थे। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान था, यानी एक तो वेस्टर्न पाकिस्तान था और दूसरा जो है ईस्टर्न पाकिस्तान था। जो पश्चिमी पाकिस्तान है, यानी जो पश्चिमी पाकिस्तान रीजन है, वहां की भाषा उर्दू थी, यानी यहां पर जो भाषा बोली जाती थी उर्दू भाषा बोली जाती थी। जबकि जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, जिसको पूर्वी बंगाल कहा जाता है, पूर्वी बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती थी। अब चूंकि यहां पर नीति निर्माता, यहां के प्रशासक जो थे वो पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे हुए थे और पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे हुए प्रशासक जो थे पूर्वी पाकिस्तान के लिए नीतियां बना रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी भाषा उर्दू थोपना चाह रहे थे। तो इस वजह से यहां पर भी जो है पूर्वी पाकिस्तान में यानी बांग्ला वाले रीजन में जो है संघर्ष स्टार्ट हो गया है और उस संघर्ष की वजह से बाद में बांग्लादेश पृथक हो गया है। तो यहां पे वही बताया गया कि दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए 2 टुकड़ों में बंट गया क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। तो उसी संघर्ष से उपजा, यहाँ पर संघर्ष जो उपजा है उसी वजह से क्या हुआ है कि बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान रीजन है अलग हो गया है और एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरकर सामने आया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा आप लोगों को अब नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो 6th, 7th, 8th की जो हिस्ट्री वाली सीरीज है ये यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे।
मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।